Everyone, so here we are with the next lecture of optics, lecture number 5, जिसमें कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर के न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? हम लोगों ने पढ़ा था फील्ड ऑफ व्यू के ऊपर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस का, और आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस का, कि एक इंसान को जिसका हाइट h है उसको कितनी बड़ी मिरर चाहिए अपनी पूरी की पूरी हाइट देखने के लिए। तो ये तो हमको थ्योरेटिकल मालूम है, आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे और वो रिजल्ट कैसे आया उसको भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने इसको पिछले लेक्चर में सॉल्व भी किया है, मैंने इस क्वेश्चन को बताया था। आज चलिए इसके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि सर इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत इजी वे में और ट्रिकी मैनर में कैसे आसानी से जल्दी बना सकते हैं। आज इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर इसी का हम लोग इस्तेमाल करके एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस को आसान करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखें कि पहले क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहां पे, ओरिजिन पे, और मिरर को कहां रखा गया था, एक्स एक्सिस पे 3 मीटर की दूरी पर, और कितने ऊंचाई पर, y एक्सिस में 1 मीटर की ऊंचाई पर, और मिरर का लेंथ कितना था, 2 मीटर, यानी कि 3,1 से 3,3 तक कोऑर्डिनेट है किसका, मिरर का। और हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है पूछा गया यहां पर कि इसका फील्ड ऑफ व्यू का रीजन क्या होगा, y एक्सिस पर, और हम लोगों ने सॉल्व करके उसको निकाला था कितना, 4 मीटर के बराबर वो आया था। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो मिरर का प्लेसमेंट है, इसका जो जगह है, वो या तो आप इसको आगे भी लेते जाइए या इसको पीछे भी लेते जाइए, लेकिन जो रिजल्ट है बच्चों उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा सर? क्योंकि यहां पे इसका जो लेंथ है का वो कितना है, 2 मीटर, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन आया वो 4 मीटर। बच्चों, जो मिरर की लेंथ होती है उससे फील्ड ऑफ व्यू का रीजन हमेशा दोगुना होता है। कंडीशन क्या है कि ओरिजिन पे हमारा ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। किस केस में, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केसेस में। जब इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस में पढ़ेंगे तो वहां पे भी रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन उसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोगों ने बार बार इसको प्रैक्टिस किया, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाए। यहां पर हमने मिरर को 2 मीटर का लिया हुआ है, इसी मिरर को आप 3 मीटर का भी ले सकते हैं, 4 मीटर का भी ले सकते हैं, 5, 6, कितने भी आप इसके लेंथ को ले लें, हमेशा जो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन है वो मिरर के लेंथ से डबल आएगा। ये हमारा कंक्लूजन है। आइए इसके ऊपर जो है हम एक छोटा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग स्विच करते हैं अपने इस क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी यहां पर इसको हम लोग यहां पे देखें कि ऑब्जेक्ट से एक रे आया और ये जो है इस एक्सिस पर यहां पे पहुंचा, ये सेकेंड रे इसके एक्सट्रीम पॉइंट पर। फील्ड ऑफ व्यू के इसके पहले वाले लेक्चर को जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है, आप लोग उसे जाकर के पहले देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हम किसी भी इमेज के लिए फील्ड ऑफ व्यू बनाते हैं, उसके एक्सट्रीम पे ही हम लोग क्यों रेज को डालते हैं। तो ये सब सारी चीजों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन इसके प्रीवियस लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से देख करके उसके बाद इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। यहां पर सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया यहां पे कि ऐसे एक ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट को रखा गया और यहां पे एक छोटा सा बिल्कुल एक मिरर को लिए और इसके हम लोग इमेजेस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। लीजिए, यहां पे ऑब्जेक्ट से एक रे को इसके एक्सट्रीम पर डालते हैं और दूसरे रे को इस एक्सट्रीम पर डालते हैं। अब हम लोगों को फील्ड ऑफ व्यू बनाना है, तो बिल्कुल ये स्ट्रेट कैसे हो, बिल्कुल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि जितनी दूर ये ऑब्जेक्ट है उतने ही दूर इमेज को आप मिरर से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the object from the mirror is always equal to the perpendicular distance of the image from the mirror। ये तो एक प्रॉपर्टी था प्लेन मिरर। यहां से हम लोगों ने इस इमेज को यहां पे बनाया, क्योंकि इमेज की दूरी और ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से बिल्कुल सेम होती है। तो यहां पे इस डॉटेड लाइन को हम लोग फिर आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से,
तो ये हमारा जो रीजन मिला बच्चों, ये वाला रीजन, दिस रीजन इज व्हाट, फील्ड ऑफ व्यू। यही वाला रीजन हमारा क्या आया, फील्ड ऑफ व्यू। हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, हम लोगों को यहां पे फाइंड करना है ये फील्ड ऑफ व्यू का रीजन। तो कैसे निकालेंगे, हम लोगों को सेलेक्ट करना है इजी वाला ट्राइंगल, जिससे कि हम लोग सिमिलैरिटी का रूल वहां पर अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो देखिए हमें चाहिए ये वाला रीजन, और यहां पे अगर ट्राइंगल की बात करें तो एक ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसका नेमिंग हम लोग कर दें पी आई एंड दिस ओ, और इसको ज्वाइन कर देते हैं यहां से बच्चों, तो ये हम लोगों को मिलेगा क्या, इसको टी बोल देते हैं, कुछ भी यहां पे नेमिंग हम लोग कर सकते हैं। तो यहां से देखिए एक ट्राइंगल आपको मिला पी आई ओ, और दूसरा ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग नेम देते हैं एस, एस टी आई। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है बच्चों, इसको नाम दे देते हैं हम लोग कुछ यू, तो यू ओ आई और टी, और इसका नाम भी दे देते हैं टी भी आई। तो ये दो ट्राइंगल को सिमिलर ट्राइंगल होने के वजह से सिमिलैरिटी रूल्स लगाएंगे, साइड का रेशियो इक्वल। तो यहां पे हम लोग जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स में लगाएंगे सिमिलैरिटी, तो हम लोगों को इस वाले दो ट्राइंगल के हेल्प से ये लेंथ मालूम पड़ जाएगा, और यहां पे इसमें ट्राइंगल्स के हेल्प से हमको ये पूरा का पूरा लेंथ मालूम पड़ जाएगा। तो ये पूरे के पूरे लेंथ में इस लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फील्ड ऑफ व्यू पता लग जाएगा। और उसके बाद अगर ये लेंथ हम लोगों का 4 मीटर है, तो यहां पे अगर मिरर का लेंथ हम लोगों का 2 मीटर है, तो फील्ड ऑफ व्यू कितना आएगा, 4 मीटर। और अगर मिरर का लेंथ हम लोगों का 3 मीटर है, तो ये 6 मीटर, और अगर 1 मीटर है तो 2 मीटर। यानी कि जितना बड़ा मिरर उससे ठीक 2 गुना क्या चीज, उसके फील्ड ऑफ व्यू का रीजन। इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखेंगे बच्चों, और इसको अगर आगे पीछे इस लेंथ पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अब ये कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप सेट कर लीजिए, और अब हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो हम लोगों ने पिछले दिन सॉल्व किया था। मैंने कहा था कि इस पर डिफरेंट केसेस आप लेकर के इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, तो यहां से भी एक कंक्लूजन निकल करके आएगा। वो कंक्लूजन क्या है, चलिए उसको हम लोग सीखते हैं, और फिर इसके आगे यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन के ऊपर क्या हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ऑब्जेक्ट को इस स्क्रीन और मिरर के ठीक बीचों बीच प्लेस किया गया, और हमारा जो इमेज बना उसका फील्ड ऑफ व्यू इस स्क्रीन पर कितना होगा, या फिर यूं कहें कि ये इंसान कितना बड़ा रीजन, अपने पीछे के स्क्रीन का कितना बड़ा रीजन देख सकता है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही मीनिंग का है। तो चलिए यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ, सॉल्व तो ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके ऊपर क्या कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं। हम लोगों ने ये देखा था कि इस ऑब्जेक्ट से जो रेज हैं वो निकल करके यहां पे आए, और पीछे हम लोगों ने डॉटेड करा करके यहां पे मिलाए। तो इमेज का हमको फील्ड ऑफ व्यू यहां पे मिला था 3D। मिरर का लेंथ कितना था बच्चों, स्मॉल d, तो हमको स्क्रीन पर फील्ड ऑफ व्यू का रीजन कितना मिला, 3D। अब यही चीज हम लोगों को मालूम रखना है कि अगर कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि अगर कोई भी मिरर और स्क्रीन के बीच में बिल्कुल खड़ा हो जाता है, जब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की केस बताएंगे तो वहां पर सेम इसी टाइप के एक प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे। यहां पे हम ये चीज बताएंगे कि पीछे एक वॉल है, किसी रूम में बीचों बीच एक लड़का खड़ा है, और उस रूम के ऑपोजिट वॉल पर क्या चीज है, मिरर लगा हुआ है। तो क्वेश्चन यही होगा कि पीछे के वॉल का कितना बड़ा हिस्सा वो मिरर में देख पाएगा, या फिर वॉल को पूरा देखने के लिए मिरर का कितना बड़ा लेंथ उसको जरूरत है। अभी उसी चीजों पे हम लोग आएंगे। तो चलिए यहां से उस कंक्लूजन को ड्रॉ कर लेते हैं। कंडीशन को अपने माइंड में रखना है कि कंडीशन ये होगा सर कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज lie between the screen and mirror। हाँ, ये कहीं भी हो सकता है, और उसके रीजन को हम कहीं भी प्रेजेंट होने पर निकाल सकते हैं। बट ये कहना
कि जितना बड़ा मिरर का लेंथ होगा, स्क्रीन पर जो हमको रीजन ऑब्टेन होगा वो उस मिरर के लेंथ का 3 गुना होगा, यानी कि 3 टाइम्स। ये तभी कह पाएंगे बच्चों जब ये मिरर और स्क्रीन के ठीक बीचों बीच ऑब्जर्वर यानी कि ऑब्जेक्ट खड़ा होगा। तो यहां पे आप देखिए, इस कंडीशन को मालूम रखेंगे तब इन चीजों को, अगर कहीं भी वो प्रेजेंट होते हैं तो भी हम उसको निकाल सकते हैं। यहां पे रूल क्या है निकालने का, वो तो मेथड आपने पिछले लेक्चर में देखा ही है। क्या करना है, सिमिलैरिटी का ही इस्तेमाल करना है यहां पे भी, और सिमिलर ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जिसमें कि हमको ये दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर और स्क्रीन के ठीक बीचों बीच प्रेजेंट है, तो उस केस में मिरर के लेंथ का ठीक 3 गुना हमारा स्क्रीन पर रीजन ऑब्टेन होगा, या फिर यूं कह पाए कि ये जो ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है वो 3 गुना हिस्सा इस स्क्रीन का या फिर वॉल का देख पाएगा इस मिरर के अंदर। अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये ऑब्जेक्ट को इधर इधर करने पे ये वाला रीजन तो चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या और हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं। एक बच्चा ने ये चीज बताया, बालक ने ये बोला कि सर क्या हम इस ऑब्जेक्ट को अगर यहां पर रख दें तो भी क्या कंडीशन सेम होगा। उसने कहा कि सर अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल यहां रख दें तो क्या कंडीशन सेम होगा। यस बिल्कुल, आप इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर के या तो सिमेट्रिक रख सकते हैं, अदरवाइज असिमेट्रिक रखिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हमेशा जो आपको रीजन ऑब्टेन होगा वो मिरर के ठीक 3 गुना रीजन आपको ऑब्टेन होने वाला है। तो चलिए उसके ऊपर देखते हैं कि कैसे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। तो यहां पे हमने एक स्क्रीन को लिया और एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं। कंडीशन इज कि ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दूरी इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट से मिरर की दूरी। चलिए इस बार मिरर को कुछ ऐसा ले लेते हैं, यहां पे इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है नीचे की तरफ हमारा हिस्सा काफी कम है। तो यहां पे इस मिरर को हमने कुछ ऐसा बना लिया। चलिए इसके जो लेंथ है, इस लेंथ को हम अभी यहां पे ले रहे हैं। इस लेंथ को हम यहां पे ले रहे हैं, सपोज टेक इट एज 3d/2 एंड लेट्स टेक इट d/2। सर नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन, नाउ व्हाट विल बी द आंसर कि सर क्या अभी जो ये लेंथ हमको दिखाई दे रहा है, ये लेंथ कितना है सर, 2d है। दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 2d लेंथ का हमारा मिरर है। सर अब बताइए ये स्क्रीन पर हमारा जो ये मिरर के कारण ये फील्ड ऑफ व्यू बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है, वो रीजन क्या होगा। तो चलिए उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पहले ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट से दोनों एक्सट्रीम पर आप रेज को डालिए। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने रेज को इंसिडेंट कराया, और बिल्कुल सीधी रेज को बनाने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से जो ये दूरी है, इमेज को यहां पे हम लोग बना लेते हैं। तो चलिए इमेज यहां पे बन गया, इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर ड्रॉ किया। अब देखिए ये जो रीजन हम लोगों को मिला, यही रीजन क्या चीज मिला, इस स्क्रीन पर फील्ड ऑफ व्यू का रीजन मिल गया। तो चलिए इस रीजन का लेंथ हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सर हाउ विल वी फाइंड आउट, तो क्या करना है इसके लिए, हम लोग को सिमिलर ट्रायंगल लगाना है। सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए सर क्या करेंगे, ट्रायंगल को सिलेक्ट कीजिए। कौन से ट्रायंगल को सिलेक्ट करना है, जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो। तो चलिए यहां पर हमको सबसे पहले ये देखना है कि निकालना क्या चीज है। निकालना सर ये वाला लेंथ है। इस लेंथ को हम लोग पहले डिवाइड कर देते हैं, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उसके ऊपर के लेंथ को और उसके नीचे के लेंथ को। चलिए इसको हम लोग कुछ नेमिंग कर देते हैं। लेट्स टेक इट एज ए एंड दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। अब उसके बाद और कुछ नेमिंग कर देते हैं, इसको भी आगे बढ़ा करके यहां पे हम लोग लिख देते हैं डी। और अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रायंगल है ADB और एक ट्रायंगल है कौन सा, इसको कुछ ले लेते हैं P and Q and this one take it as R। तो चलिए PQD, ये दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि दोनों ही क्या है, सिमिलर है। और हाँ लेंथ जो है बच्चों, इस बार हमने बोल दिया कि ये वाला लेंथ ले लो बालक, कितना, 2L and take it as 2L, then this will automatically be how much, 2L, क्योंकि जितना बड़ा
मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी उतनी ही बड़ी इमेज की मिरर से दूरी। तो चलिए यहां पे अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस रीजन को निकाल लेते हैं इस ट्राइंगल के हेल्प से और इस रीजन को निकाल लेंगे इस ट्राइंगल के हेल्प से। तो कैसे हम लोग यहां पर सिमिलैरिटी को अप्लाई करेंगे? सर सिमिलर तो है ही, कैसे क्या सिमिलर है? एक एंगल देखिए इन दोनों ट्राइंगल में, यानी इन ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा? DBA और एंड ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल हम लोगों का कौन सा? DQP। इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे कि सिमिलर है ये दोनों ट्राइंगल। कैसे सर? ये एंगल और ये एंगल देखिए 90 डिग्री है, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। और ये एंगल कॉमन है, तो एंगल के रूल से हमारा सिमिलर हो गया दोनों। तो अब यहां पे हम लोग लगाते हैं सिमिलैरिटी का रूल। क्या है? साइड का रेशियो इक्वल होगा सर। तो साइड का रेशियो चलिए इस छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाला यानी कि PQ अपॉन क्या सर? PQ अपॉन AB इज इक्वल टू सर ये वाला लेंथ QD अपॉन क्या चीज? ये पूरा यानी BD। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। PQ सर, PQ कितना है सर? PQ है सर 3D/2, यस और नो? यस सर 3D/2। अब देखिए AB कितना है हम लोगों का? AB सर कैलकुलेट करना है, तो चलिए नीचे 2 इंटू AB हो जाएगा, यस और नो? अब QD कितने के बराबर है सर? बताइए। QD का लेंथ 2L और उसके बाद हम लोगों ने यहां पे क्या देखा कि नीचे BD हमारा क्या है? BD पूरा का पूरा, देखिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? 2L कितना? 6L। अब आप देखेंगे एक चीज यहां पर क्या कि जब ये L था तो यहां पर आया था क्या कि L अपॉन 3L। अब 2L है तो 2L अपॉन 3L, यानी ये रेशियो हमेशा 1/3 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए यहां पर ये हो गया 1/3। तो यहां से आप देख सकते हैं 3D/2AB, तो AB को उधर लेकर के जाएंगे, 3 को इधर लेकर के आएंगे, तो क्या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू 9D अपॉन क्या हो जाएगा? बोलिए 2। AB इज इक्वल टू 9D/2। अब बारी है किसकी? BC की फाइंड करने की। तो चलिए BC को निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या आपको हम बोल दें कि BDC और एक ट्राइंगल QRD ये दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि ये एंगल कॉमन है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो एंगल के रूल से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं इसमें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट, यानी साइड का रेशियो सेम होने वाला है। QD चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं। QD अपॉन पूरा का पूरा ले लीजिए, क्या है? BD। QD अपॉन BD इज इक्वल टू हाउ मच? ये वाला लेंथ QR अपॉन ये वाला लेंथ यानी BC। चलिए QD कितने के बराबर? सर 2L। और BD देख करके आप बताइए कितना होगा? 6L। QR कितने के बराबर है सर? दिस वन D/2। BC इज हाउ मच? BC सर we'll have to calculate this one। यही तो हमें कैलकुलेट करना है सर। चलिए यहां पे देखिए ये 1/3 और D/2 BC को इधर लेकर के जाएंगे तो 1/3, 3 से ये मल्टीप्लाई होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सर 3D/2 होगा? अरे बोलो यार, समझ में आ रहा होगा कि BC इज इक्वल टू 3D/2। अब आप इन दोनों को जोड़िए। क्या ये वाला और ये वाला जोड़ने के बाद आपको मिल रहा है 12D/2, यानी कितना? 6D। सर मिरर का लेंथ कितना था? मिरर का लेंथ था सर 2D। सर इसके फील्ड ऑफ व्यू के रीजन का लेंथ कितना आया? तो सर ये लेंथ आ गया हम लोगों का कितना? बोलिए 6D। यानी कितना टाइम्स आया? मिरर से कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। सर आपने इस बार 2L लिया तो ये 3 टाइम्स आया क्या? नो, मैंने यहां पर L लिया था तो भी 3 टाइम्स आया। ये डिस्टेंस को आप ले लीजिए 3L, 4L, 5L, बट द कंडीशन इज कि ऑब्जेक्ट को हमेशा स्क्रीन और मिरर के ठीक बीचों बीच होना चाहिए। तो हमारा जो ये मिरर है उससे ठीक 3 गुना साइज किसका होगा? फील्ड ऑफ व्यू के रीजन का। तो आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आया और आप अपने माइंड में बिल्कुल अच्छे से इसको बिठा करके रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने पीछे के स्क्रीन या पीछे के वॉल की हाइट कितनी दिखाई देगी अगर सामने उसके मिरर का लेंथ x है, तो फिर
जरूरी कंडीशन क्या है कि उसे उस वॉल या स्क्रीन और मिरर के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो कितना बड़ा लेंथ देख पाएगा? अगर ये x है तो वो 3x लेंथ देख पाएगा। क्या ये बात समझ में आया? तो आप इस हेल्प से बड़े क्वेश्चन को, अगर जेईई मेंस में अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द पेन। ठीक है, आप इसे मेंटली, ऑरली इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको इसके लिए फिजिकली यानी पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आपने ये सीख लिया। अब हम लोग आगे के चीजों पर यानी कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केसेस पर बढ़ते हैं और कुछ मजेदार सब न्यूमेरिकल्स बनाते हैं और आज फील्ड ऑफ व्यू के लेक्चर्स को खत्म करते हैं। फिर अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर, जिसमें बात करेंगे कि इंसिडेंट रे अगर किसी एंगल से घूम गया तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने के एंगल से घूमेगा, अगर मिरर घूम गया तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट कर दिए तो इमेज कितना रोटेट करेगा। और आप देखेंगे कि इसके ऊपर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल सारे के सारे वीडियोस को, सारे के सारे लेक्चर को देख करके एक कंप्लीट नोट्स बनाते रहिए, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आइए तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि अ पर्सन ऑफ हाइट कैपिटल H इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। कैलकुलेट द साइज ऑफ द मिरर ही रिक्वायर्ड टू विजुअलाइज हिमसेल्फ कंप्लीटली। ऑल्सो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द मिरर अबव द ग्राउंड लेवल। कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगी, चाहे उसको कहीं भी रख दें, लेकिन उस इमेज को देखने के लिए हम लोग जो प्रेजेंट होते हैं वो कहां पे प्रेजेंट होना है, साथ ही साथ मिरर का साइज कितना होना चाहिए और उस मिरर को ग्राउंड से किस लेवल पर हम रखें, ये चीज का पता होना जरूरी होता है। तो हम लोग उस इमेज को कंप्लीटली देख पाते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो पूछा गया, इस तरह के क्वेश्चन आप क्लास 10th में भी सॉल्व किए हुए हैं कि सर h हाइट का अगर पर्सन है उसको h/2 हाइट का मिरर चाहिए, साइज का मिरर चाहिए, तो वो पूरा का पूरा इमेज उसमें देख लेगा। अब यहां पे भी वही चीज है, लेकिन उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, आइए उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, और इस पोजीशन को भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो जरूरी कंडीशन है वो क्या है? कोई भी इमेज को देखने के लिए, कोई भी इमेज को देखने के लिए यानी किसी ऑब्जेक्ट के इमेज को देखने के लिए या किसी भी चीजों को देखने के लिए जरूरी कंडीशन क्या है कि उस ऑब्जेक्ट से या उस इमेज से रेज टकरा करके हमारे आंखों में आने चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज हमारे आंखों में टकराने चाहिए, तो हमको वो चीज विजुअलाइज होते हैं। तो चलिए, इस पर्सन को इसका अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है, यानी कि इस पर्सन का इस हेड से जो रे निकलेगा वो इसके आंखों में आने चाहिए और इसके फिट से जो रे निकलेगा वो इसके आंखों में आने चाहिए। तो ये हेड और फिट और उन दोनों के बीचों के पूरे रीजन को आराम से विजुअलाइज कर लेगा। ठीक है, तो चलिए रे डायग्राम को हम लोग बनाते हैं। और क्या कंडीशन था हम लोगों का फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का? तो मिरर के एक्सट्रीम पर हम लोग यहां पे मिरर के एक्सट्रीम पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में एक्सट्रीम पॉइंट पर हम लोग रेज को इंसिडेंट कराते थे। बट इन दिस केस हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है। और उन चीजों को दिमाग में रख करके, क्योंकि रेज हमारे कहां पे आने वाले बच्चे? आंखों में, रिफ्लेक्टेड रेज आंखों में आने हैं, तो इसलिए हम लोग उस रिफ्लेक्टेड रेज को पहले ड्रॉ करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि इससे जो है ना आप जो ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम, ये आपके लिए आसानी हो जाएगा। इसलिए चलिए देखते हैं। तो हेड से जो रे है वो आकर के इसके आंखों में टकराने चाहिए। सपोज हमने ये देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मिरर से ऑब्जेक्ट का है वही इमेज का, तो एक काम करते हैं, इसके आंखों में इसके हेड दिखाई देने चाहिए, ये इसका इमेज है,
तो इसको हम इसके आंखों से ज्वाइन करते हैं तो हमको बिल्कुल सीधी रेज यहां पर मिल जाएगी। चलिए देखते हैं इस तरीके से। तो एक रे यहां पर हमारा जो है वो ये हुआ, ये रे हमारा कौन सा हुआ बच्चों, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड? सर आंखों में आ रही है तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। चलिए अब ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसके लिए इंसिडेंट रे कौन सा? सर इसके लिए इंसिडेंट रे तो हेड से आने वाली जो रे है वही होनी चाहिए। तो हेड से ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट के हेड से ये रे इस तरीके से इंसिडेंट हुआ। आप इसके जो कंडीशन है, ये कंडीशन को आप कई सारे बुक्स में भी आप देखिएगा कि इस तरीके से निकाला गया है कि जो हेड लेवल है वहीं पे आई लेवल को भी ले लिया गया है। ठीक है, तो वो भी सही है, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो मैं भी आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये चीज आसानी हो जाता है, क्योंकि वहां पे हम लोग सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करके आसानी से हम लोग मिरर का लेंथ या फिर जो भी पर्टिकुलर लेंथ हमको दिया जाता है क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे आई और हेड लेवल जो है उसके बीच में एक माइन्यूट सा हमारा जो डिस्टेंस होता है, लोग कहते हैं कि एक माइन्यूट सा डिस्टेंस हम लोग मान करके उसको नेग्लेक्ट कर दें और आई को बिल्कुल हेड पे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें आपको ज्यादा फील आती इसलिए मैंने इसको आपको बताया। चलिए अब यहां से दूसरा काम क्या करना है सर, कि दूसरा काम कि दूसरा जो रिफ्लेक्टेड रे इनके आंखों में आने चाहिए वो इसके फिट से आने चाहिए। तो चलिए फिट से आने वाले जो रे हैं वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे, ये रे। तो ये जो रे है, ये रे हमारा कौन सा रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे तो सर इसके करस्पॉन्डिंग इंसिडेंट रे कौन सा, ये वाला, ये वाला हमारा इंसिडेंट रे हो गया और इसके करस्पॉन्डिंग ये रिफ्लेक्टेड रे। तो अब हम लोगों को यहां पर देखना है कि ये जो है हम लोगों का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या है, इक्वल है। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका इमेज तो ये बन गया, अब मिरर का लेंथ कितना चाहिए। आप बताइए, इस पूरे के पूरे लेंथ को देखने के लिए हमको जो मिरर रिक्वायर्ड था वो कितना बड़ा मिरर रिक्वायर्ड था, तो सर यही तो मिरर रिक्वायर्ड है, यानी कि ये मिरर हमारे लिए जरूरी है। इतना बड़ा अगर मिरर रहेगा तो फिर हम लोग उसके इमेज को कंप्लीटली देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद वाला मिरर और इसके नीचे वाला मिरर, इस पे तो कोई भी रेज इंसिडेंट, जो भी रे इंसिडेंट करेंगे वो इसके आंखों में तो नहीं जाएंगे। आंखों में जाने वाली जो रेज है वो ये और ये, यानी कि ये एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में जितने भी रेज यहां से निकल करके आएंगे, सपोज यहां से जो रे निकल करके आए वो इसके आंखों में गए, वो यहां पे आकर के मीट करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसको अपना पूरा का पूरा इमेज देखने के लिए हमको ये लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड होगा, यस और नो। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इसका हमको लेंथ कैलकुलेट करना है कि कितना होगा इसका लेंथ। तो सर कैसे लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आप हमको एक बात बताइए, अगर हम इसको एक डॉटेड लाइन से मिला दें और इसे भी एक डॉटेड लाइन से मिला दें और मैं आपको बोलूं कि सर अगर ये एंगल अल्फा तो ये भी एंगल क्या होगा सर, अल्फा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर ये वाला एंगल हम लोगों का बीटा, तो ये वाला भी एंगल हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, बीटा हो जाएगा। अब सर अगर हमको ये मालूम पड़ गया कि यहां पे ये अल्फा और ये बीटा, तो इन दोनों से ये भी मालूम पड़ जाएगा कि सर ये वाला जो लेंथ होगा ना, ये वाला भी लेंथ उतना ही बड़ा होगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर अगर हम देखें ये वाले ट्राइंगल को, तो इस वाले ट्राइंगल में और ये वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल में ये वाला साइड कॉमन है। अगर ये साइड कॉमन है सर, तो यहां पर अगर हम tan अल्फा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan अल्फा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर बेस सेम है और एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर को भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि ये दोनों बिल्कुल बराबर। तो अगर हम सपोज दैट मान लेते हैं कि ये वाला जो लेंथ है सर, ये वाला जो लेंथ है इसे हम मान लेते हैं अगर सपोज m, तो आप हमको बतलाइए क्या ये वाला भी जो लेंथ है,
ये भी क्या हो जाएगा m, यस और नो। और अगर हम यहां पर ये देखें कि ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को अगर हम मान लेते हैं n, तो क्या ये वाला भी जो लेंथ है ये भी हम लोगों का कितना हो जाएगा सर n, क्योंकि यहां भी देखिए सेम कंडीशन, ये भी बीटा ये भी बीटा, ये कॉमन, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वाला n तो ये भी n, ये m तो ये भी m। अब आप हमको ये बतलाइए मिरर की जो लेंथ है वो कुछ यहां से लेकर के यहां तक ही है, हाँ या ना? तो ये वाला लेंथ आपको क्या दिखाई दे रहा है n और m, यानी कि ये वाला जो लेंथ है सर, दिस लेंथ इज इक्वल टू हाउ मच n प्लस m, यस और नो। अगर हम यहां पर देखें ये n प्लस m और ये पूरा का पूरा कैपिटल H, पूरा का पूरा इमेज यहां पर बन गया, ये वाला इमेज भी क्या कैपिटल H का ही, क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर से क्या होता है बिल्कुल 1 होता है, तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो यहां से हम लोग एक चीज को ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि सर m प्लस यानी कि लेंथ ऑफ द पर्सन, हाइट ऑफ पर्सन इज हाउ मच, हाइट ऑफ पर्सन इज, आप अगर देखें तो यहां से ये n और ये n 2n और ये m और ये m क्या हो गया 2m। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि हाइट ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू h एंड h इज इक्वल टू हाउ मच 2 इंटू m प्लस n। और अगर हम यहां पे बात करें साइज ऑफ द मिरर, तो ये हम लोगों का कितना है सर, साइज ऑफ द मिरर n प्लस m, यानी कि m प्लस n या n प्लस n जो भी बोले, तो हम लोग इन दोनों से ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइज ऑफ द मिरर इज m प्लस n, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं h अपॉन 2, यानी कि साइज ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, साइज ऑफ द मिरर इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइट ऑफ पर्सन। किसी इमेज को पूरा का पूरा देखने के लिए अगर कोई पर्सन h हाइट का है तो उसे कितनी बड़ी मिरर की आवश्यकता होगी, उसे आधे यानी कि h/2 मिरर की आवश्यकता होगी, ताकि वो पूरी की पूरे इमेज अपना विजुअलाइज कर लेगा उस प्लेन मिरर में। अब सवाल यहां पे ये आता है कि बालक ने ये भी पूछा कि सर आप हमको ये बतलाइए कि सर मिरर, आपने तो कहा कि ये सर h/2 होगा अगर h हाइट का हमारा पर्सन है, तो आप हमको ये बतलाइए कि ये मिरर को अब हम कहीं भी रखेंगे तो मतलब क्या उसको पूरा का पूरा नजर आ जाएगा? नो। अब कंडीशन बिल्कुल अलग है। यहां पे क्या करना है हम लोगों को कि इसीलिए इसमें ये भी बोला गया है ताकि ये क्वेश्चन आपको इसलिए मैं कराया कि आपको ये भी आइडिया आ जाए। पोजीशन का भी पता होना काफी जरूरत होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कहां हम मिरर को प्लेस कर रहे हैं। इसीलिए देखिए ऑल्सो कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द मिरर अबव द ग्राउंड लेवल, कहां पे होना चाहिए, यानी ये वाला पोजीशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी दिस पोजीशन वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दिस पोजीशन, यानी ये वाला पोजीशन सपोज दैट ये x है, x का क्या वैल्यू होगा बताइए। आप लोग जल्दी से इसे सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा। तो आप यहां से देखेंगे एक चीज कि सर यहां पे x जो है, x हमको ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो ग्राउंड पे जो फीट का जो लेवल है, यानी पैर का जो हमारा लेवल है, उस पैर से यहां तक, यानी कहां तक, m हाइट तक, यानी ये m हाइट तक अगर ये प्रेजेंट रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे से अगर m हाइट तक ये मिरर प्रेजेंट है तो हमको इसका पूरा का पूरा इमेज दिखेगा। अब सर m हाइट, m तो हमको निकालना काफी टफ होगा हमेशा के लिए। नहीं सर, m निकालना टफ नहीं है। कैसे टफ नहीं है? आप देखिए, आप i का जो लेवल है, i के लेवल से नीचे फिट के लेवल तक अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे लेंथ का आधा जो है वही m है, हाँ या ना? यानी आंख के लेवल से जो नीचे का पोर्शन है उससे आधे दूरी पर, उतनी ऊंचाई पर मिरर को रखना है, और आंख से ऊपर जो सर का हिस्सा है उससे आपको बिल्कुल मिडिल पर,
क्या रखना है, मिरर को। इस बीच में अगर मिरर प्रेजेंट रहेगा तो हम अपनी पूरी की पूरी इमेज उस मिरर में कंप्लीटली विजुअलाइज कर लेंगे। तो देखिए यहां पर m हाइट यानी कि जो पोजीशन है सर, पोजीशन हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड होगा, पोजीशन ऑफ मिरर, पोजीशन ऑफ मिरर, मिरर का पोजीशन। तो पहला चीज क्या है, अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से अबव कितना होना चाहिए। और एक क्वेश्चन इसके अंदर आप जोड़ सकते हैं, क्या चीज, also calculate the position of mirror above the ground level and below the, or you can also say or below head level। यानी अगर ये पता चल गया सर तो यहां से कितना हाइट होगा मिरर का, यहां से h/2 जोड़ लेंगे तो वही हम लोगों का पता चल जाएगा। और टोटल हम लोगों का h है, यहां से h/2 हाइट ले लेंगे, टोटल h है तो h में ये पूरा का पूरा माइनस कर देंगे तो ये भी पता चल जाएगा। तो यहां से आपको अगर ये निकालने के लिए बोले या ये निकालने के लिए बोले तो काफी आसान है सर। अबव द ग्राउंड क्या होगा, और दूसरा चीज हम लोगों का यहां पे क्वेश्चन ये है कि बिलो द हेड, हेड से कितना नीचे और ग्राउंड से कितना ऊपर। तो ग्राउंड से कितना ऊपर, तो 1/2 लेंथ बिटवीन आई एंड फीट, ठीक है। और यहां पे ये हो गया 1/2 लेंथ बिटवीन हेड एंड आई। यहां से अगर यहां का यहां से अगर यहां का हाइट है 1 मीटर, 1 मीटर तो जनरली होता नहीं है, लेकिन सपोज दैट मानते हैं यहां से यहां तक का हाइट अगर 1 मीटर है तो कहां पे रखना चाहिए, ऊपर से हेड से आधे मीटर की दूरी पर, यानी 0.5 मीटर की दूरी पर मिरर को रखना है। और यहां से लेकर के यहां तक अगर 3 मीटर है तो कहां पर रखना पड़ेगा, 1.5 मीटर के हाइट पर। क्या बात समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग आई और हेड को एक ही जगह पे हम लोग समझ करके अगर सवाल को बनाए तो भी क्वेश्चन में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां से भी हमको मिरर का हाइट आधा ही आएगा, उससे भी सिमिलैरिटी का रूल लगा करके वहां पे फाइंड आउट करेंगे। तो आप इसको घर पे आराम से ट्राई कर सकते हैं उसको, और बना लीजिएगा। अगर उसको करने में भी कोई परेशानी होगी तो फिर आप कमेंट करके बताइएगा, उसको सॉल्व कर देंगे हम। और उस चीजों को अभी हम लोग जब एक न्यूमेरिकल बनाएंगे इसके ऊपर तो उसमें सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, तो ज्यादा आपको डरने की या ज्यादा आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गया आप लोगों के लिए कि हम लोगों को मिरर का साइज कितना बड़ा चाहिए। पहला चीज तो मिरर का साइज पर्सन के हाइट के आधा चाहिए। दूसरा चीज ये कि ग्राउंड से कितने ऊपर मिरर का पोजीशन होना चाहिए, तो ग्राउंड से ग्राउंड से आधा दूरी किसके किसके बीच में, आंख से लेकर के पैर के बीच का जो दूरी है उसके आधे दूरी पर रखने चाहिए। और ऊपर से कितना नीचे रखना है, यानी हेड के लेवल से कितना नीचे रखना है, तो हेड और आई के बीच में जो हमारा लेंथ है उसके बिल्कुल बीचों बीच आप रख दीजिए, तो आपको पूरी की पूरी इमेज दिखाई दे देगी। यानी क्या कंडीशन हम लोगों को फॉलो करना है पोजीशन के लिए और क्या कंडीशन फॉलो करना है साइज के लिए, आपको क्लियरली मालूम पड़ गया। अब आप इन्हीं चीजों को देखिए जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल बताया था कि अगर ओरिजिन पे रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को, और मिरर का साइज अगर h था, यानी कि अगर मिरर का साइज 2 मीटर था वहां पर, तो हमारा फील्ड ऑफ व्यू का रीजन कितना आया था, 4 मीटर, यानी कि मिरर के साइज का 2 गुना फील्ड ऑफ व्यू आया था। तो आप देखिए यहां पे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसका कि हाइट कितना है, h है, उसी को विजुअलाइज करना है अपने आप को। तो यहां पे देखिए कितना बड़ा मिरर चाहिए, उसके आधा। तो मिरर जितना बड़ा उससे 2 गुना क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब हम लोग इसी के ऊपर एक
फेमस न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। फिर हम लोग अपने उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो दूसरा न्यूमेरिकल किए थे उसके ऊपर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का केस कि एक पर्सन को अपने पीछे का वॉल कंप्लीटली मिरर के अंदर देखने के लिए कितनी बड़ी मिरर रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसे जल्दी आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे स्विच करते हैं। देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, यानी ये बिल्कुल अभी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पे जो पहला केस बताए जिसमें कि कितनी बड़ी साइज चाहिए मिरर की एक पर्सन को अपना पूरा का पूरा इमेज व्यू करने के लिए, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं क्या है। बोला गया कि कैलकुलेट द सेक्शन ऑफ हिमसेल्फ ही कैन व्यू इन द मिरर। कौन? ये जो पर्सन यहां पे खड़ा है, इस पर्सन का जो लेंथ है वो कितना है 4 मीटर, और इससे कुछ दूरी पर ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग यहां पर ले लेते हैं। लेट अस टेक इट टू बी 2 मीटर। 2 मीटर की दूरी पर यहां पे ये बोला गया कि एक मिरर को 2.5 मीटर ऊपर करके रख दिया गया जिसका लेंथ कितना है 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर। ठीक है सर, 4 मीटर का तो इंसान होता नहीं है। ठीक है, तो खैर बेसिकली हम लोगों को यहां पे सवाल बनाने हैं। यहां पे आप 4 फीट भी ले सकते हैं, ठीक है, फीट में भी मेजर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे हम लोग किसी भी यूनिट को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई परेशानी वाली बातें नहीं है, कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है, एजम्पशन है। चलिए तो देखते हैं। ये पर्सन है जिसका की लेंथ है 4 मीटर सपोज, एंड ये जो मिरर है ये 0.8 मीटर का है। कितनी ऊंचाई पर रखा गया है 2.5 मीटर। कहां से? ग्राउंड लेवल से। ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल से जो है 2.5 मीटर के हाइट पर रखा गया है, और 0.8 मीटर है इस मिरर का लेंथ। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इस इंसान को अपनी कितनी बड़ी सेक्शन दिखेगी। ठीक है, वो सेक्शन कैलकुलेट कीजिए कि कितनी बड़ी सेक्शन दिखेगी। अगर ये केवल पूछा जाए कि वो अपने आप का कितना बड़ा इमेज देख पाएगा, तो ये कैलकुलेट करना काफी आसान है। ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? सर ये 0.8 मीटर है, इससे 2 गुना जो होगा सर वही होगा। बिल्कुल आप आसानी से निकाल लेंगे कि सर इससे 2 गुना कितना हो जाएगा 1.6, यानी 1.6 बड़ा जो इसका पोर्शन है। लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा पोर्शन ये देख पाएगा। ठीक है, तो वो पोर्शन को कि मतलब कि अपना बॉडी का कौन से पोर्शन को, वो हिस्सा को देख पाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोगों को यहां पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, जो अभी हम पिछले इस केसेस के लिए अभी जो सॉल्व कर रहे थे हम लोग, उसमें जो मैंने बताया कि आई को हेड पर एज्यूम कर लेते हैं, उससे सिमिलैरिटी अप्लाई करना काफी आसान हो जाता है, बस और कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। इसमें हम लोग मान लेते हैं ऐसा कि जो हमारा हेड है और आई है वो बिल्कुल एक ही जगह पर है, लाइक एन एलियन के जैसा हम लोग यहां पर इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो चलिए आई में है इसके जो इमेज, पहले इसके इमेज को हम लोग पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, कि इसका इमेज कितना दूर बनेगा 2 मीटर की दूरी पर बनेगा सर। 2 मीटर दूरी पर इसके इमेज को लीजिए, हम लोग ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये इसका इमेज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसके इमेज को देखने के लिए इसका जो आई है, आई में आने चाहिए क्या रिफ्लेक्टेड रेस, तो आई एक यहां से और दूसरा इसका फीट से। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग मिरर पे इंसिडेंट कराते हैं, ये वाले पोर्शन से पहला रे ऐसे गया, ये कहां पे मीट करना चाहिए, इसके आई से पहला जो है यहां पे मीट कराते हैं। सपोज इतना बड़ा ये मिरर है, ले लेते हैं ऐसा। ये इसके आई में रिफ्लेक्टेड रेज गए। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो इंसिडेंट रेज है,
इंसिडेंट रेज क्या सेम एंगल बनाएंगे? यस सर। तो सेम एंगल बनाने के बाद ये यहां पर पहुंच गए। चलिए, तो ये जो है यहां से इंसिडेंट हुआ और ये रिफ्लेक्टेड होकर के उसके आईज में पहुंचे, और इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो ये यहां पर कुछ मीट कर रहे हैं, और दूसरा यानी दूसरा रे इस एक्सट्रीम से इसके आईज पर पहुंचेंगे ऐसे। इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनेगा। यस और नो? चलिए, तो इसको हम लोग पीछे प्रोड्यूस करेंगे अगर, तो ये कुछ इस तरह का। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसको स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो यही हमारा यहां पे हमारा जो एजम्पशन है बच्चों वो ये है कि इसमें ये हमारा आई लेवल और हेड लेवल यानी दोनों सेम है। आई और हेड दोनों एक ही जगह पर है, हम लोगों ने ऐसा मान लिया। ठीक है, चलिए, तो अब जो है हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि कौन सा सेक्शन, सर दिखाई तो दे रहा है ये वाला सेक्शन, इस सेक्शन को ये देख पाएगा। अब सर यहां पे जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है कि इसे निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करना है सर। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा बहुत चलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बस आसान सा चीज, सिमेट्रिसिटी का। और सिमेट्री, ट्राइंगल सिमेट्री के रूल को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पहले ट्राइंगल को देखते हैं, सबसे आसान वाला ट्राइंगल कौन सा हो सकता है। चलिए, आप लोग इसे पहले बनाइए। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और आप देखिए कि कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना है, और मैं बताता हूं इसमें कि सबसे आसान जो है आपके लिए कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट करना होगा। तो आप एक काम कीजिए, क्या करेंगे सर? करना यह है सर आपको कि अगर ये लेंथ पता चल जाए, यस और नो, अगर ये लेंथ पता चल जाए और साथ ही साथ अगर हम लोगों को ये वाला लेंथ तो मालूम ही है पूरा का पूरा, अगर ये लेंथ मालूम पड़ जाएगा, हाँ देखिए ये आसानी से फिर हम लोगों का निकाला जा सकता है। कैसे? चलिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप इसके साथ। लेट अस ज्वाइन दिस। थोड़ा सा इसे स्ट्रेट बना लीजिए और इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, तो आपको एक ट्राइंगल, बहुत अच्छा वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। कौन सा सर? एक ट्राइंगल आपको यहां से मिल गया, कौन सा? नाम दे देते हैं इसको ए बी, this one is C and this one is D, E, F, G, इसका नाम दे दिया H। चलिए, अब क्या करना है हमको? यहां से ट्राइंगल सेलेक्ट करना है। कौन सा? सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं AEG, ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AEG, एंड इसके सिमिलर कौन सा ट्राइंगल होगा सर? तो इसके सिमिलर ये वाला होगा ACH, एंड ट्राइंगल ACH। दोनों ही ट्राइंगल क्या सिमिलर है? यस सर, ऑफ कोर्स सिमिलर है। कैसे सर? ये वाला एंगल कॉमन है और ये एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है। चलिए, अब यहां से हम लोग सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से अप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं? दिस अपॉन दिस, यानी कि CH अपॉन क्या करना है? EG इज इक्वल टू क्या करेंगे? ये CH किसका है? ये वाले ट्राइंगल का, यानी ये वाला लेते हैं AC अपॉन क्या करना है सर? CE नहीं, ये बड़े वाले ट्राइंगल में टोटल ये क्या है? AE। तो अब इसे सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि इसमें सर सबसे पहले, हाँ ये वाला जो लेंथ है सर कितना हो जाएगा? ये वाला लेंथ आपको मालूम है 2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का मिरर से दूरी इज इक्वल टू इमेज का मिरर से दूरी, काफी आसान चीज है। चलिए, अब इसे हम लोग यहां पे पुट करते हैं, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी CH का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा? CH कितना होगा सर 0.8, 2.5, सो 2.5 प्लस 0.8 यानी कि हो गया ये कितना? 3.3। तो ऊपर का जो हिस्सा है ये वाला कितना होगा सर? ये हो जाएगा हम लोगों का 0.7। ये सुनो, हाँ सर बहुत आसान है। चलिए, तो CH आपको कितना मिल गया? 1.5। तो 1.5 अपॉन
ईजी का वैल्यू कितना है सर? ईजी ये हो जाएगा सर, यही तो कैलकुलेट करना है। चलिए एसी का वैल्यू क्या होगा? ये वाला वैल्यू 2 मीटर अपॉन एई का वैल्यू 4 मीटर। तो चलिए इसे आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो EG इज इक्वल टू कितना हो गया सर? 3 मीटर। ये कितना हो गया सर? 3 मीटर। नाउ वन थिंग, इसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है सर? EG पता चल गया सर, अगर EF मालूम पड़ जाए तो ये वाला पता लग जाएगा। तो EF बहुत आसान है, ये वाला ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल which triangle to be selected? Triangle AEG. No, AEG not. AEF. Triangle AEF and triangle ACD. Triangle ACD. Can you say these two triangles are similar? Yes sir, of course. क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल कॉमन है और ये वाला जो एंगल है सर, कौन सा एंगल? ये वाला और ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तो देखिए यहां पर आप ध्यान से अगर देखें तो आपको सिमिलैरिटीज अप्लाई करने के बाद ये पता लगेगा CD अपॉन हाउ मच? CD अपॉन EF इज इक्वल टू कितना? CD अपॉन EF इज इक्वल टू छोटा वाला AC अपॉन क्या चीज? AE। तो आप इसे अब पुट करेंगे वैल्यूज को, तो CD का वैल्यू कितना है? तो सर ये वैल्यू है हम लोगों का 0.7। दिस वैल्यू इज 0.7 अपॉन EF इज हाउ मच सर? टू बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट करना है। चलिए AC इज हाउ मच? 2 मीटर एंड AE एज यू नो 4। तो बताइए 2 से 4 2 टाइम्स में शहीद हो गए, तो 1/2 ये हो गए सर क्या? EF इज इक्वल टू 2 इधर चला गया 1.4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? यस। सो EG एंड EF बालकों आपको पता चल गया दोनों के वैल्यूज, यानी EG और EF के बारे में। आप मुझे बताइए क्या आप GF के वैल्यूज को अब फाइंड आउट कर पाएंगे? ऑफ कोर्स कर पाएंगे सर। ये वाला वैल्यूज अब आपको मिल जाएगा कितने के बराबर? तो बताइए ये टोटल आपका 3 मीटर और ये वाला आया 1.4 मीटर। क्या आप कह सकते हैं कि सर ये 1.6 मीटर होगा? ये तो सर आसानी से कह सकते थे हम पहले भी, क्योंकि हमको पता था कि मिरर से 2 गुना फील्ड ऑफ व्यू का रीजन होता है। ये कोई रॉकेट साइंस वाली बातें नहीं है सर। हमने यहां पर जो कैलकुलेट किया वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या चीज? कि ये वाला कि कितना बड़ा सेक्शन और कहां का सेक्शन वो विजुअलाइज कर पाएगा। तो कौन सा सेक्शन उसने विजुअलाइज किया? अगर ये 1.6 मीटर है बच्चों, तो EF का वैल्यू आपका कितना आया था? बोलिए। EF का वैल्यू आया था 1.4, यानी ऊपर से 1.4 मीटर के नीचे वाला हिस्सा और 1.6 मीटर, और अगर ये 1.6 1.4 तो ये टोटल कितना हो गया बताइए? 3। और ये अगर 3 हुआ तो ये वाला कितना? 1 मीटर, यानी जमीन से 1 मीटर ऊपर वाला हिस्सा 1.6 मीटर तक देख पाएगा और ऊपर से 1.4 मीटर वाला हिस्सा नीचे की तरफ वो देख पाएगा। क्या ये हम लोग कैलकुलेट कर लिए? यस सर। और इसके ऊपर अगर केवल ये क्वेश्चन होता इस तरह से कि आप हमें ये बतलाइए, चलिए एक क्वेश्चन, हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे आपको बोलते हैं। ये क्वेश्चन है कि सर मिरर है यहां पर इस तरह से, एक पहले पर्सन है जो कि स्टैंड है, खड़ा है इस जगह पर, और मिरर यहां पर है, ठीक है। इसका जो लेंथ है इस पर्सन का कुछ भी ले लीजिए, 1 मीटर 2 मीटर कुछ भी ले लीजिए, और ये जो हमारा मिरर है ये हमारा 0.3 मीटर का है, 0.3 मीटर का है, और ये जो है ये किसी भी डिस्टेंस पर, दूरी पर, किसी भी दूरी पर रखा हुआ है, मतलब नहीं है, किसी भी दूरी पर रख दीजिए, इसे यहां रख दीजिए, यहां रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिरर क्या फॉर्म करेगा? कितना बड़ा लेंथ इसका इमेज का फॉर्म करेगा? तो आंसर है कितना बड़ा लेंथ करेगा फॉर्म सर? 0.6 मीटर, 2 गुना। अगर इसको इधर और इधर करेंगे तो फर्क क्या पड़ेगा सर? इधर और इधर करने पर फर्क यही पड़ेगा कि इसका कौन सा हिस्सा विजुअलाइज हो पाएगा, वो डिफर कर जाएगा, ठीक है। अगर दूर करेंगे तो इसका, अगर सपोज दैट ये वाला हिस्सा दिख रहा था तो ये वाला हिस्सा दिख सकता
है। तो दूर और नजदीक करने से हम लोगों के साथ यही फर्क पड़ता है, क्योंकि जैसे दूर करेंगे तो आंखों से ये एंगल जो है ना उसके एक्सट्रीम पॉइंट का वो क्या होगा, वो चेंज यानी वो वेरी करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो उसके वजह से हमारा ये सेक्शन अलग अलग सेक्शन विजुअलाइज होगा। लेकिन कहीं भी लेकर के चले जाएं हमेशा कितना बड़ा सेक्शन दिखाई देगा, तो सर 0.6 मीटर ही दिखाई देगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये वाला लेंथ हमारा होता 0.7, कितना होता सर 1.4, अगर ये होता 0.9 1.8, अगर ये होता 2.4 कितना होता बोलिए 4.8। लेकिन सर उतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, ले लीजिए इसको 10 मीटर। यस और नो? चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आया आई होप। तो पहला था एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पर, जिसके ऊपर की कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब जो है हम लोग दूसरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग इस फील्ड ऑफ व्यू का समापन करेंगे। ऑलराइट, तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ, तो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये कहा गया कि दीपक इज स्टैंडिंग मिडवे बिटवीन अ वॉल एंड अ प्लेन मिरर ऑफ साइज स्मॉल डी। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल फ्रॉम द ग्राउंड विजिबल टू हिम। ठीक है, मतलब ये बोला गया कि ये एक प्लेन मिरर है, इसका हम लोग कुछ नेमिंग कर लेते हैं। ये प्लेन मिरर है ए बी, जिसके सामने दीपक खड़ा है। इस दीपक को यहां पे हम लोग लिख देते हैं P एंड Q, और इसके सामने ये वॉल है, इसके पीछे ये वॉल है। मतलब कि किसी रूम में जैसे ये पीछे हमारा एक व्हाइट बोर्ड है, यहां पे खड़े हैं, और जैसे ये कैमरा है, कैमरा के सामने प्लेन मिरर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पे देखेंगे क्या कि दीपक के पीछे वॉल है और मिरर यहां पर है। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया, हाँ ये भी यहां पे दे दिया गया है आपको कि ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है अगर L है तो ये भी लेंथ कितना है बोलिए, कैपिटल L है। तो हेंस वी कैन से कि ये भी लेंथ जो होगा वो कितना होगा 2L होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां से मिरर से इसका दूरी जो है, इस वॉल का दूरी 2L है, तो यहां से मिरर से यहां इसका इमेज का भी दूरी कितना होगा 2L होगा। तो देखिए अब यहां पे हम लोगों को बोला गया कि दीपक को वॉल का ग्राउंड से कितना ऊंचाई विजिबल होगा, कितना बड़ा वो वॉल देख पाएगा। अगर ये मिरर का जो लेंथ है ये दे दिया गया है, कितना दे दिया गया बताइए? ये दे दिया गया है सर स्मॉल d के बराबर। और अभी के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ हम लोगों को जो दिया है यहां पे किसी भी जगह पर रख सकते हैं आप इसे, कहीं भी। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसे बिल्कुल मिडवे ही रखो, जैसा कि इसके ऊपर पॉइंट ऑब्जेक्ट में भी हमने आपको बताया था। तो यहां पे ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मिडवे ही रखो, ये इसको सिमेट्रिक रखें या असिमेट्रिक। केसेस में, दोनों ही केसेस में हमारे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं, कितना है ये, दिस वन इज, लेट अस टेक इट, कि ये है हम लोगों का 2d/3 एंड दिस वन इज d/3, ले लेते हैं ऐसा। अब उसके बाद हम लोगों को बोला गया कि इस मिरर में इस दीपक को कितना बड़ा ये वॉल का पोर्शन दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले रे डायग्राम बनाना है हम लोगों को। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स को आसान करने के लिए ना बच्चों, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका हेड का पोर्शन और आई का जो हमारा लेवल है दोनों सेम है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल इजी वे में सिमेट्रिक वाला रूल जो है ट्राइंगल सिमेट्री का, ये लगा सकते हैं हम लोग। तो इसलिए जो है यहाँ पे हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि हेड और आई का जो लेवल है वो क्या है, सेम है। तो चलिए यहाँ पे ये अगर आई है तो आई में रिफ्लेक्टेड रेज पहुंचने चाहिए, तो इंसिडेंट हुआ वायर का ये पोर्शन से रिफ्लेक्टेड रेज आए। और सबसे पहले क्या है ना कि आपको जो है, आपको अगर यहाँ पे ये डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम हो तो इसके लिए क्या करना है आपको कि इसका इमेज आप बना लीजिए, और इमेज से इसके आई को एक डॉटेड लाइन से मिला दीजिए जो कि मिरर से पास करता हुआ जाए, और इसको भी आप डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। तो आपको यहाँ पे आसानी से रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करने में आसानी हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि ये वाला पोर्शन कितना बड़ा है, यानी दिस वन इज हाउ मच। ठीक है,
ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा कितना होगा। चलिए, तो ये पोर्शन निकालने के लिए हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल का सिमेट्री लगाना पड़ेगा। सिमेट्री लगाने के लिए ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेगे। चलिए, कौन सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? तो सर यहां से हम एक काम कर सकते हैं। क्या सर? चलिए इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको अगर ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए हम लोगों को यहां से एक ये वाला, चलिए इसको नेमिंग भी हम कर देते हैं। यहां पर इसका नेमिंग कुछ ले लेते हैं। यहां पे ए बी हो गया, पी क्यू, सो एस एंड टी, दिस वन इज आर। चलिए, और इसे हम लोग ले लेते हैं सी। ठीक है, ओके। सो नाउ अब हम लोग जो है यहां पे देखते हैं कौन सा ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं पी एस टी और ट्रायंगल पी ए सी। इससे ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। और यहां पे एक ट्रायंगल पी सी बी और एक ट्रायंगल पी टी आर, ये ट्रायंगल से ये वाला पोर्शन निकल जाएगा। तो हम लोगों को इसका जो पोर्शन का कितना लेंथ है वो पता चल जाएगा। चलिए लगाते हैं हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी। कौन कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल आप देखिए पी एस टी एंड ट्रायंगल कौन सा? ट्रायंगल यहां पे ट्रायंगल पी ए एंड सी। ये दोनों ट्रायंगल सिंस के सिमिलर हैं, आपको पता है ये दोनों एंगल जो है कॉमन, और ये जो एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री। अब यहां पे सिमिलैरिटी के कारण क्या हम लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं? दिस बाय दिस, यानी पी एस टी लिया गया एस टी बाय ए सी, एस टी बाय ए सी इज इक्वल टू, बड़े में देखिए क्या है ये, पी टी बाय पी सी। अप्लाई कर दिया। अब इसके वैल्यूज को पुट कर दीजिए। वैल्यूज को पुट कीजिएगा तो एस टी का वैल्यू निकालना है सर, और ए सी, हाउ मच विल बी ए सी? ए सी इज गिवन 2d/3, दिस वन इज 2d/3। pt is how much? pt is your 2l plus l, that is 3l. And pc is how much? pc is l. L and L gets cancelled, and st upon, if we write about st, then take it this side, 3 into 3 multiplied by 2d upon what? 3. So 3 gets cancelled out, and st is equal to how much? 2d. तो st का वैल्यू कितना आया सर? st is equal to, ये वाला जो पोर्शन है सर, ये पोर्शन हम लोगों का आ गया 2d के बराबर। चलिए अब इस पोर्शन को निकालते हैं। ये पोर्शन निकालने के लिए हम लोग चलिए दूसरा ट्रायंगल सिलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल PTR। ट्रायंगल PTR एंड ट्रायंगल कौन सा? PTR सिलेक्ट किया, PCB। ट्रायंगल PTR एंड PCB, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, एज यू सीइंग दैट PCB, इसमें ये वाला कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल में, और ये वाला जो हमारा एंगल है, कौन सा एंगल? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी राइट एंगल। तो एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग क्या चीज? PTR लिया गया तो TR अपॉन CB इज इक्वल टू हाउ मच? PCB में, और इसमें देखिए ये वाला जो हमारा लेंथ है कितना है? PT अपॉन PC। सो टेक इट लाइक दिस। TR का जो वैल्यू है, TR का वैल्यू कितना है सर? TR का वैल्यू हमारा कैलकुलेट करना है, TR अपॉन CB का वैल्यू क्या है? CB इज इक्वल टू D/3, D/3। PT का वैल्यू कितना है? देखिए 3L अपॉन क्या? L और L सही दो गए, तो TR इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलिए D/3 इंटू 3, तो ये कैंसल, तो TR इज इक्वल टू हाउ मच? D। आप हमको बतलाइए क्या TR और ST दोनों को मिलाने से हम लोगों को यहां पर क्या SR का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि कितने के बराबर है? यानी पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें, ये वाला रीजन अगर देखें तो कितने के बराबर है सर? 3D। अब आप बताइए क्या ये क्लियरली आपको समझ में आया? क्या उसी तरीके का केसेस है कि यहां पे अगर मिरर हमारा D लेंथ का है तो कितना बड़ा वॉल इसको विजिबल हुआ? 3L। जरूरी कंडीशन क्या है कि मिरर और वॉल के ठीक बीचों बीच इंसान को खड़े होने चाहिए, ठीक है? तब वो पर्सन जो है इसके 3D
पार्ट को देख पाएगा। अब ये क्वेश्चन को उल्टे ढंग से भी पूछा जा सकता है और जनरली ऐसा ही पूछा जाता है हम लोगों के एग्जामिनेशन में। क्या पूछा जाता है सर कि बोला जाता है कि एक वॉल है जिसका हाइट h है, कितना है बोलिए h है, और एक मिरर यहां पर लगा हुआ है। इस मिरर और इस वॉल के बीच में एक पर्सन खड़ा है, तो आप बताइए कितना मिरर का हाइट रिक्वायर्ड होगा इस वॉल को कंप्लीट देखने के लिए। तो आप हमको बताइए अगर इसका हाइट h है तो कितना बड़ा मिरर चाहिए, h/3, यस और नो। तो क्या ये कोई नया क्वेश्चन हुआ? नहीं सर, ये तो वही क्वेश्चन है। तो जो हम लोग वहां पे पढ़े थे उसी को डायरेक्टली यहां पे इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया। अब और भी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक को स्विच ऑफ करेंगे। ऑलराइट, चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। ऑलराइट, तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को हम दो अलग अलग जगह पे ड्रॉ किए हुए हैं, क्योंकि दोनों में कुछ अलग अलग बातें पूछी गई है। ठीक है, फिर दोनों को एक ही साथ मिला करके एक ही क्वेश्चन का हम लोग आंसर बिल्कुल शॉर्ट सा बना लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि ये फादर है और ये सन है। फादर को कितनी बड़ी मिरर की जरूरत पड़ेगी अपने सन को पूरी की पूरी देखने के लिए। और यहां पे क्वेश्चन ये बोला गया कि सन जो है वो 1 मीटर का है और फादर यहाँ पे 2 मीटर का है। ठीक है, और सन और फादर के बीच का दूरी है 1 मीटर और मिरर और सन के बीच का दूरी है 1 मीटर। यानी कि मिरर और फादर के ठीक बीचों बीच सन है, तो सन को पूरी की पूरी देखने के लिए फादर को कितनी बड़ी मिरर की आवश्यकता होगी। और दूसरे क्वेश्चन में यह बोला गया कि फादर को पूरा का पूरा देखने के लिए सन को कितनी बड़ी मिरर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन है। दोनों ही केस में सारा डाटा सेम ले लिया गया है और ये काफी आसान है। एक्सटेंडेड वाला ही केस हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं आप, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, सिमिलर ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। और सिमिलैरिटी का रूल क्या कहता है, तो सबसे पहले आपको ट्रायंगल सेलेक्ट करना है। इसमें क्या करेंगे सर, इसमें क्या करना है, तो चलिए इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप 2 मीटर तक ऊंचा कर लीजिए, इसके हाइट में लेकर के आ जाइए। ऐसे ऐसे आप इसके हाइट में इस तरीके से लेकर के आ जाते हैं। ओके, ये तो ये वाला जो हमारा लेंथ है कितना मिल गया आपको, 1 मीटर, और ये पूरा का पूरा 2 मीटर। आप बताइए एक ट्रायंगल आपको यहां पे मिल गया, कौन सा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, सपोज दैट जेड एंड दिस वन इज एक्स। ठीक है, तो इसका नाम हो गया क्या चीज बताइए, इसका नाम हो गया IZX, IXE, और एक ट्रायंगल हो गया IZB। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलैरिटी लगा सकते हैं आराम से। ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल कॉमन, तो इस दोनों में सिमिलैरिटी लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम लोग पुट करते हैं। क्या चीज कि इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए IX आपका कितना है, ये आपका 2 मीटर और ये 1 मीटर, कितना है 3 मीटर, तो 3 अपॉन IX 3 मीटर और अपॉन IZ क्या हो जाएगा, 3 अपॉन IZ कितना है 2 इज इक्वल टू, बताइए बड़े वाले ट्रायंगल का ये वाला पार्ट, यानी ये कितना है 1 अपॉन ये वाला यानी ZB, BZ मालूम नहीं है। चलिए इसको हम लोग अब यहां पे लिख सकते हैं, BZ इज इक्वल टू हाउ मच, BZ हम लोगों का आ गया कितना बोलिए, BZ इज इक्वल टू 2/3, यानी ये जो पोर्शन है ये पोर्शन कितना बड़ा आ गया 2/3 मीटर में है तो मीटर में लिख लिया। चलिए अब एक और ट्रायंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल हम लोग सेलेक्ट करें सर, जो कि हमारे लिए काफी आसानी हो। ठीक है, तो चलिए एक और ट्रायंगल मिल गया हम लोगों को, कौन सा, IXF और IZC। इन दोनों ट्रायंगल से हम लोग यहाँ पे सिमिलैरिटी को अप्लाई करके, क्योंकि ये एंगल कॉमन है और यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है, तो चलिए अप्लाई करते हैं IX अपॉन IX का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 3, तो 3 अपॉन IX अपॉन क्या लिख सकते हैं IZ का वैल्यू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, IX अपॉन IZ, और ये पूरा का पूरा कितना है बोलिए XF कितना है 2 अपॉन ये पूरा का पूरा, यानी यहां से यहां तक ये कितना है, ये कैलकुलेट करना है सर, यानी कि CZ
CZ। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो CZ जो यहां से है, CZ इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4/3, ठीक है, 4/3 मीटर आ गया। यानी कि ये वाला जो लेंथ है सर, ये हम लोगों का आ गया कितना बोलिए, 4/3 मीटर, और ये वाला लेंथ आ गया था 2/3 मीटर। तो 2/3 मीटर और ये 4/3 मीटर। तो आप हमको ये बतलाइए कि ये जो लेंथ आया आपका, यानी कि दिस लेंथ, यानी जो मिरर का लेंथ है, यानी मिरर का लेंथ आपको कितने के बराबर मिला? तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि ये आपको मिल गया सर 2/3 मीटर। अब आप हमको ये बताइए, ये 2 मीटर था, इसी को देखना था, पूरा का पूरा इमेज कितना चाहिए था? 2/3 मीटर का हम लोगों को मिरर रिक्वायरमेंट पड़ा, 2/3 मीटर का। अब उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फादर को पूरा का पूरा सन को यहां पे देखना है, उसका फादर उसको कंप्लीटली विजुअलाइज हो जाए। तो यहां से सारे रेस को ड्रॉ किया जिस तरीके से हम लोग करते हैं। अब यहां पे ये मिरर हमारे काम का नहीं है, ये हम लोगों के काम का नहीं है। इतने ही पोर्शन से काम हम लोगों का चल जाएगा, इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। तो अब ये मिरर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए अगेन सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पे क्या हम लोग अप्लाई करें, कौन से ट्राइंगल को सेलेक्ट करें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए आईज, यानी कि कौन यहां विजुअलाइज कर रहा है? ये बॉय, यानी कि ये सन जो है ये विजुअलाइज कर रहा है, इसलिए इसको चलिए हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ये ड्रॉ अगर कर लेंगे इस जगह पर अगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हाइट कितना आ गया सर? ये हाइट है हम लोगों का, दिस हाइट इज ऑफ 1 मीटर। ओके, so and make a line perpendicular on this। तो आप हमको ये बतलाइए, क्या ये लेंथ और ये लेंथ अब आप पता कर सकते हैं? क्योंकि ये लेंथ आपको पता चल गया, क्योंकि टोटल अगर 2 मीटर है सर, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? दिस लेंथ विल बी ऑफ 1 मीटर। और आप हमको ये बतलाइए, ये भी 2 मीटर आपको मालूम है, ये 1 मीटर मालूम है, तो ये लेंथ आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए इसको नेमिंग हम लोग कर देते हैं, कुछ नेम देते हैं Z। तो चलिए CZ और ZD ये निकालना है। इस ट्राइंगल, इस सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग क्या कर सकते हैं? तो A और इसका नाम दे दिए X, AX अपॉन क्या कर सकते हैं? AX अपॉन CZ, AX अपॉन CZ इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का? ये बड़ा वाला क्या है? FX अपॉन क्या? FZ। तो यहां से जब आप अप्लाई करेंगे तो AX का जो वैल्यू है वो कितना है? 1 मीटर। चलिए लिखते हैं 1 मीटर अपॉन CZ। कैलकुलेट करना है हम लोगों को। FX कितना है? 1 और 2 3 अपॉन FZ कितना है बताइए? तो FZ हम लोगों का 1, यानी कि तो CZ इज इक्वल टू 1/3 मीटर। और CZ का वैल्यू पता चल गया, और हम लोगों को अब फाइंड करना है ZD का। तो ZD के लिए देखिए, एक ये ट्राइंगल हो गया और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। तो यहां पे आप देखिए, इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/ZD। सीधा सीधा लिखते हैं 1/ZD इज इक्वल टू, यहां से पूरा का पूरा ये कितना हो जाएगा? 3 अपॉन क्या? ये वाला लेंथ 1, यानी कि ZD इज इक्वल टू अगेन क्या हो गया? 1/3 मीटर। तो हमको जो पूरा का पूरा लेंथ चाहिए मिरर का, ये वाला लेंथ, यानी कि कौन सा? CD। तो CD इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा? 1/3 और 1/3, यानी कितना हो गया? 2/3। अगेन आप देख सकते हैं कि जो मिरर का जो लेंथ आया वो कितने के बराबर चाहिए हमको? 2/3 के बराबर। और यहां भी जो मिरर का लेंथ चाहिए वो कितना चाहिए? 2/3 के बराबर। यानी मिरर के लेंथ रिक्वायरमेंट में कोई फर्क दोनों ही केस में नहीं पड़ा। तो इन दोनों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन बनाया जा सकता है। वो क्या है कि what should be the length of the mirror required, ताकि फादर अपने सन को कंप्लीटली देख ले और सन भी अपने फादर को कंप्लीटली देख ले। यानी इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में अगर आप समझें तो मिरर का लेंथ कितना चाहिए ताकि सन और फादर एक दूसरे को कंप्लीटली देख ले। ठीक है, तो उसमें करना क्या है सर कि जो पीछे खड़ा है
यानी कि जो यहां पर खड़े हैं यानी उनका ही हाइट क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये 4 मीटर है तो कितना हो जाएगा, ये 4/3। अगर ये 2 मीटर है तो 2/3। अगर ये 1 मीटर है तो 1/3। और यहां पे सन का जो है सन को फादर कंप्लीटली दिखाई देंगे और फादर को सन कंप्लीटली दिखाई देगा। मतलब यहां पर ये है कंडीशन क्या है कि दोनों जो है यानी सन फादर से जितनी दूरी पर है, यानी कि सन जो फादर से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर उसको मिरर से भी खड़ा रहना पड़ेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो है इस फील्ड ऑफ व्यू के बाद अगले लेक्चर में स्विच करेंगे अगले डे, यानी कि रोटेशन ऑफ मिरर के बारे में। मैंने फील्ड ऑफ व्यू में आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली बता दिया कि क्या क्या आपको करने हैं, फील्ड ऑफ व्यू में कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोगों ने कर लिया। अब जब प्लेन मिरर के ऊपर हम लास्ट में जब प्लेन मिरर कंप्लीट करेंगे, वहां पे जब आपको हम एक असाइनमेंट देंगे सॉल्व करने के लिए, तो उस वक्त आपका प्लेन मिरर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे ज्योमेट्री के ऊपर, कुछ फील्ड ऑफ व्यू पर रहेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर पे रहेगा, डेविएशन थ्रू प्लेन मिरर पे रहेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर रहेगा, नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर रहेंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको उस असाइनमेंट में दिखेंगे, वहां पे बाकी और क्वेश्चंस को हम लोगों को बनाने हैं। फिलहाल अभी के लिए आप लोग फील्ड ऑफ व्यू को बहुत अच्छा करने के लिए जितनी भी बातों को लेक्चर में बताई गई है वो सारी की सारी बातों को आप पढ़िए। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 को बहुत अच्छे ढंग से आप कंप्लीट कर लीजिए। एक काफी इंपॉर्टेंट बात कि जो हम लोगों का 12th का सिलेबस है उसमें काफी सारे चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है, यानी कि इस बार हम लोगों का ये जो प्लेन मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर यानी रिफ्लेक्शन वाला जो टॉपिक हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये आपके बोर्ड के सिलेबस में 2021 में नहीं आने वाला है। लेकिन हम लोग इसे क्यों पढ़ रहे हैं सर? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके यूज से काफी सारे क्वेश्चंस को, यानी जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि रिफ्लेक्शन का कुछ यूज आएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, और जो आप लोगों का डिलीटेड सिलेबस है यानी ये सब जितने भी सिलेबस हैं इन सब को भी हम लोग कोशिश करेंगे कुछ हद तक कंप्लीट करने का। लेकिन जैसे ही ऑप्टिक्स के बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग एंटर करेंगे उस चैप्टर से वही पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे जिस पार्ट्स को सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में पूछने जा रही है। और इस बेसिस पर जेई मेंस का, जेई एडवांस का और सीबीएसई बोर्ड का कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्किंग स्कीम कैसा होगा, एक लेक्चर यानी एक वीडियो आप लोगों को मैं जल्द ही 1-2 दिनों में पब्लिश करूंगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं रोटेशन ऑफ मिरर लेक्चर नंबर 6। तब तक के लिए मन लगा करके बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑलराइट, बाय बाय।